हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि इस बार से आपके जो एग्ज़ाम है वो वार्षिक न होकर सेमेस्टर वाइज होंगे। यानी कि एक एकेडमिक सेशन में आपके 2 बार एग्ज़ाम होंगे, जिनको हम सेमेस्टर बोलते हैं। सेमेस्टर फर्स्ट, सेमेस्टर सेकंड आपके 1 साल में, फिर दूसरे साल में आपके सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर 4, फिर तीसरे साल में आपके सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 होंगे। ठीक है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो पूरी तरह परिवर्तित हो चुका है। कई सारे विद्यार्थियों को इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैं कोटा यूनिवर्सिटी के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके लिए यह जानकारी उपलब्ध करवा रहा हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में भी अंडर ग्रेजुएट जो कई सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका सिलेबस चेंज हुआ है। ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, लेकिन कुछ चेंजेज अवश्य हुए हैं। अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा चेंजेज किस सब्जेक्ट में हुए हैं, तो बेशक हम मान सकते हैं कि भूगोल में सबसे ज़्यादा सिलेबस चेंज हुआ है। क्योंकि कुछ सब्जेक्ट में तो जैसे कि पहले 2 पेपर चलते थे, तो एक पेपर एक सेमेस्टर में दे दिया, दूसरा पेपर दूसरे सेमेस्टर में दे दिया। लेकिन भूगोल में जो हमारे पहले फर्स्ट ईयर में भौतिक भूगोल चलता था, उस भौतिक भूगोल में भी कई सारी चीज़ें चेंज करके दी है। हालांकि एक बात अवश्य है कि इसमें भौतिक भूगोल का केवल जियोमॉर्फोलॉजी पार्ट ही हमें दिया गया है। ठीक है, तो ये बात फ़ायदेमंद है हमारे लिए। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको यही समझाने का प्रयास करूँगा कि किस तरह से एग्ज़ाम पैटर्न बदला है और किस तरह से एग्ज़ाम होंगे, और उसके अलावा मैं इसमें आपको हमारे जो भूगोल का सिलेबस है वो भी साथ ही बता दूँगा। ठीक है, तो इस बार यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो इस तरह है। सबसे पहले तो ये देख लो कि जो बीए के स्टूडेंट होते हैं उनको हम अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट बोलते हैं, यूजी के स्टूडेंट होते हैं वो। कई बार हमें ये चीज़ समझ में नहीं आती कि यूजी और पीजी क्या होता है। तो यूजी का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट, यानी कि आप अभी ग्रेजुएट नहीं हो, आप ग्रेजुएट अभी नहीं हो। ठीक है, इसलिए आप अंडर ग्रेजुएट यानी कि यूजी स्टूडेंट कहलाते हो। और पीजी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट, यानी कि आपने ग्रेजुएट कर ली है और अब आप पीजी करने वाले हो, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट होने वाले हो। ठीक है ना। यूजी का मतलब होता है बीए, बीएससी, बीकॉम आदि करना, और पीजी का मतलब होता है एमए, एमकॉम, एमएससी करना। ठीक है, तो ये कॉमन जानकारी है, इनको ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार बच्चे को कुछ पता ही नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना ये चीज़ें। अब देखो इसमें क्या सिस्टम है इस बार आपके जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है उसमें आपको अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यानी कि अगर कोई बीच में पढ़ाई छोड़ता है, तो पहले तो अगर वो पढ़ाई छोड़ता था तो उसको अगर बीच में छोड़ता था तो उसको डिग्री नहीं मिलती थी, ना ही डिप्लोमा मिलता था, ना ही सर्टिफिकेट मिलता था। लेकिन अगर कोई बीच में एकेडमिक सेशन में अगर पढ़ाई छोड़ता है तो वह अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट पाने का हकदार होगा। अगर थोड़ी ज़्यादा पढ़ाई करता है और फिर बीच में छोड़ता है तो वो अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा पाने का हकदार होगा। और अगर वो तीनों ही ईयर्स कंप्लीट करता है तो लास्ट में उसको डिग्री दी जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। अगर बीच में छोड़ता है, फर्स्ट साल में छोड़ता है तो उसको अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सेकंड साल में छोड़ता है तो उसको अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा दिया जाएगा। और अगर तीनों साल कंप्लीट कर लेता है तो उसको डिग्री दी जाएगी। ठीक है, हालांकि डिग्री 3 साल में मिलती है, जैसे कि हमने ली है, आप लोगों ने भी ली होगी, आपके बड़े भाई बहनों ने भी ली होगी। लेकिन अब आपका जो
सेशन है वो थोड़ा अलग टाइप का है, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत थोड़ा परिवर्तन किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं ज्योग्राफी में क्या है। सेमेस्टर फर्स्ट आपका 2023-24 में होगा। सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ आपका 24-25 में होगा। फिफ्थ और सिक्स 2025-26 में होगा। ठीक है, इस बार क्या क्या स्कोप हैं देखते हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। देखो, पहली सेमेस्टर सिस्टम है आपके, यानी कि आपके एक साल में 2 बार पेपर होंगे, एक सेशन में आपके 2 बार पेपर होंगे। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की सुविधा है। ठीक है, यानी कि आप प्रवेश ले सकते हो और एग्जिट भी हो सकते हो, जिसमें आपको आपने जो भी पढ़ाई की है उसका फ़ायदा अवश्य दिया जाएगा। वो सर्टिफिकेट के रूप में हो सकता है, डिप्लोमा के रूप में हो सकता है, और अगर आप तीनों ईयर कंप्लीट करते हो तो डिग्री के रूप में भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये फ़ायदेमंद चीज़ है। कंटिन्यूअस असेसमेंट, यानी कि लगातार आपका मूल्यांकन जारी रहेगा इस न्यू एजुकेशन सिस्टम के तहत, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, और ग्रेडिंग सिस्टम लागू है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें हमारे जो ज्योग्राफी का है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं हम। इसमें आपके जो टाइटल ऑफ कोर्स का नाम है वो है फिजिकल ज्योग्राफी, है ना। पेपर 3 घंटे का ही होगा। ठीक है, ये जो आपके 70 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसमें इंटरनल असेसमेंट आपके है 30 मार्क्स का, यानी कि आंतरिक मूल्यांकन 30 अंकों का है, और सेमेस्टर का जो पेपर होगा वो 70 अंकों का होगा। इंटरनल असेसमेंट में आपके 20 अंकों का टेस्ट होगा और 10 अंकों का आपका असाइनमेंट वर्क होगा और वाइवा होगा। ठीक है ना, यानी कि कुल मिलाकर 100 नंबर का आपका जो है वो पेपर होगा। 100 का पेपर नहीं होगा, मतलब 100 तब होंगे जब आपका इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स भी इसमें जुड़ेंगे। ठीक है, पेपर आपका 70 का ही होगा। 70 में आपके 20 मार्क्स उसके टेस्ट के, यानी कि मिड टर्म टेस्ट के, एंड 10 मार्क्स यानी कि 10 अंक आपके असाइनमेंट एंड वाइवा के। ठीक है, इसके बाद में आपके सेकंड जो है प्रैक्टिकल स्किल एंड मेथड्स ऑफ रिलीफ रिप्रेजेंटेशन, ये आपके प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकल आपका 50 मार्क्स का होगा। पहले भी 50 मार्क्स का ही होता था, अभी भी 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो यानी कि कुल मिलाकर आपका जो रिटर्न वर्क है ना, वो है 100 मार्क्स का। ठीक है, जिसमें से आपको 28 मार्क्स लाने कंपलसरी हैं। 28 मार्क्स में आप पास होंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल में आपको 25 अंक लाना अनिवार्य है। पहले 18 अंकों में काम हो जाता था, लेकिन अब 25 अंक लाने कंपलसरी है, तभी आप इसमें पास होंगे। ठीक है ना, ये सेमेस्टर फर्स्ट की बात हो गई हमारी। सेकेंड सेमेस्टर में हमारे क्लाइमेटोलॉजी है और ओशनोग्राफी है, इसकी बात फ़िलहाल हम नहीं करेंगे। ठीक है, मार्किंग सिस्टम वही रहेगा आपका। ठीक है, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में आपके फिजिकल ज्योग्राफी का ही पार्ट है ये क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी। ठीक है ना, ये सेकेंड सेम में आएगा आपके। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ये बीए पार्ट फर्स्ट ज्योग्राफी 2003। देखो, सेमेस्टर सिस्टम है, 3 घंटे का पेपर होगा, 70 मार्क्स का पेपर होगा। इंटरनल असेसमेंट होगा 1 घंटे का, इसमें ये 30 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब देखो वेटेज क्या है इसमें। देखो रेगुलर स्टूडेंट के लिए मिड टर्म टेस्ट है 20 मार्क्स का। ठीक है, सेमिनार या प्रोजेक्ट या रिपोर्ट या प्रेजेंटेशन है आपका 10 मार्क्स का, यानी कि कुल मिलाकर 30 अंकों का वेटेज है इसका। और अगर प्राइवेट स्टूडेंट की बात करें तो उनके 20 अंकों की रिपोर्ट राइटिंग होगी और 10 अंकों का वाइवा होगा, यानी कि टोटल 30 मार्क्स का होगा उनके भी। ठीक है, एक्सटर्नल असेसमेंट वेटेज जो है वो है 70 अंकों का। एक्सटर्नल का मतलब यानी कि एग्ज़ाम हॉल में बैठ कर जब आप एग्ज़ाम दोगे ना, मेन एग्ज़ाम, वो 70 मार्क्स का होगा, यानी कि कुल मिलाकर आपका 100 अंकों का वेटेज होगा। ठीक है, जिसमें 30 मार्क्स तो आपके इंटरनल असेसमेंट के रहेंगे और 70 मार्क्स आपके एक्सटर्नल इवोल्यूशन के रहेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल होगा आपका 50 अंकों का, जिसमें से आपको 25 अवश्य लाने कंपलसरी है। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो पूछ सकते हो कमेंट करके। ठीक है,
इसके बाद में हम देख लेते हैं फिजिकल ज्योग्राफी जो फर्स्ट सेमेस्टर में अपना चलेगा उसका। तो देखो पहले अपना 75 अंकों का पेपर होता था, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी का, लेकिन अब 70 अंकों का है और पैटर्न भी चेंज है। पहले हमारे 3 सेक्शन आते थे, ए बी सी। ए सेक्शन में 10 अंकों के 10 छोटे छोटे क्वेश्चन आते थे, ठीक है। सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन आते थे, हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन, जिनमें से हमें हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन, यानी कि कुल मिलाकर 10 क्वेश्चनों में से 5 क्वेश्चन करने होते थे, ठीक है। सेक्शन सी में हमारे 4 क्वेश्चन आते थे। अब वो 4 क्वेश्चन किसी भी यूनिट के हो सकते हैं, कहीं से भी, प्रत्येक यूनिट से भी हो सकते थे पहले, ठीक है। तो उनमें से हमें केवल 2 क्वेश्चन करने होते थे, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है, पैटर्न थोड़ा अलग है। अब हमारे जो अंक भरे हैं वो है 70 मार्क्स का, यानी कि मैक्सिमम 70 मार्क्स होंगे पेपर के, ठीक है। केवल 2 सेक्शन होंगे। अब देखो सेक्शन ए में हमारे जो है 1 कंपल्सरी क्वेश्चन विद 10 पार्ट्स फ्रॉम ईच यूनिट्स, यानी कि प्रत्येक यूनिट से क्वेश्चन होगा हमारे लिए, है ना, जिसका उत्तर हमें 40 अंकों में देना है और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर हमें इस यूनिट में देना है। इसमें हमारे लिए ऑप्शन नहीं होगा कि आप 10 में से 5 करिए, ऐसा कुछ नहीं होगा हमारे लिए, ठीक है। सेक्शन ए के 10 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं और इनका उत्तर हमें 40 शब्दों में देना है, ठीक है। अब 40 शब्दों में देना है तो एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पहले 1 अंक का आता था, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन 2 अंकों का आएगा, यानी कि कुल मिलाकर सेक्शन ए हमारे 20 मार्क्स का होगा, 20 अंकों का होगा, ठीक है। इसके बाद में सेक्शन बी आएगा हमारे। सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन आएंगे हमारे, ठीक है। अब उन 10 क्वेश्चनों में से हमें 5 क्वेश्चन करने हैं, प्रत्येक यूनिट से एक एक क्वेश्चन पुटअप करना है हमें। एक क्वेश्चन जो हमें आ रहा है, जैसे कि एक यूनिट से, पहले यूनिट से हमारे आए 2 क्वेश्चन, जैसे कि मान लो भू आकृति विज्ञान की प्रकृति और विशेष क्षेत्र समझाइए, और एक आ गया कि बिग बैंग सिद्धांत को समझाइए। तो दोनों क्वेश्चनों में से जो क्वेश्चन हमें आ रहा है वही हमें अटेम्प्ट करना है, ठीक है। फिर सेकेंड यूनिट से भी ऐसे ही करना है, एक अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ऐसे कुल मिलाकर हमें 10 क्वेश्चनों में से 5 क्वेश्चन करने हैं, जैसे कि 5 क्वेश्चंस विद 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट विद इंटरनल चॉइस में हैव सब डिविजन्स, यानी कि उपविभाग हो सकते हैं, क्वेश्चन के सब पार्ट हो सकते हैं। द मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन विल बी 10 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन हमारे 10 अंकों का होगा, ठीक है, और इसका उत्तर हमें 40 शब्द में देना होगा, यानी कि कुल मिलाकर हमें 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और 5 प्रश्नों के उत्तर देते समय हमें इस बात का ध्यान होना चाहिए कि हमें केवल एक यूनिट से एक ही क्वेश्चन लेना है ना, यानी कि 5 यूनिटों का बाहर आएगा इसमें, तो 5 यूनिटों से हमें एक एक क्वेश्चन लेना है जो हमें आ रहा हो, ठीक है। दोनों क्वेश्चन नहीं लेने, मान लो आपको एक यूनिट, पहले यूनिट के दोनों क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो दोनों क्वेश्चन नहीं करने आपको वो क्वेश्चन करना है जो आपको अच्छे से आ रहा हो, केवल एक करना है। फिर दूसरी यूनिट का एक करना है, फिर तीसरी यूनिट का एक करना है, फिर चौथी का एक करना है और 5वीं का भी एक ही करना है, यानी कि कुल मिलाकर 10 क्वेश्चनों में से हमें 5 क्वेश्चन करने हैं और 5 क्वेश्चनों के जो अंक होंगे वो 10-10 अंकों का एक क्वेश्चन होगा, यानी कि कुल मिलाकर 50 अंकों का हमारा पेपर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यूनिट फर्स्ट में हमारे जो सिलेबस में है वो है द नेचर एंड स्कोप ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, यानी कि भू आकृति विज्ञान की प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र, ठीक है। दूसरा है थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ, है ना, पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत, जिसमें कांट है, लाप्लास है, जेम्स जीन्स है और बिग बैंग सिद्धांत है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में है जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के संदर्भ में पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास है, यह नया चैप्टर जुड़ा है हमारे, ठीक है। यहाँ पर बिग बैंग भी नया जुड़ा है और लाप्लास भी नया जुड़ा है और भू आकृति विज्ञान की प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र भी नया जुड़ा है, यानी कि नए टॉपिक है ये। नेक्स्ट है इंटीरियर ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये पुराना लेसन है, ठीक है। इसके बाद में पृथ्वी का चुंबकत्व, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, ये भी नया ही जुड़ा है हमारे, ठीक है। तो जो नए लेसन जुड़े हैं उन पर थोड़ा ध्यान देना,
जैसे कि बिग बैंग है, लाप्लास है, भू आकृति विज्ञान की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होने के चांसेस हैं। भारत के संदर्भ में पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास है, पृथ्वी का चुंबकत्व है, ठीक है। हालांकि यहाँ से हमारे एक क्वेश्चन के फुल चांसेस हैं, ठीक है। वो है द नेचर एंड स्कोप ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, यानी कि भू आकृति विज्ञान की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इसको अच्छे से कंप्लीट करें आप, ठीक है। इसके बाद में यूनिट सेकंड से हमारे है ओरोजेनेसिस, मेजर फेज ऑफ ओरिजिनी, टाइप्स ऑफ माउंटेन्स एंड थ्योरीज ऑफ माउंटेन बिल्डिंग, कवर होम्स प्लेट टेक्टोनिक्स, यानी कि पर्वत निर्माण के प्रमुख काल, पर्वतों के प्रकार, पर्वत निर्माण के सिद्धांत, कोबर होम्स तथा प्लेट विवर्तनिकी। हालांकि यह चैप्टर पहले भी था, लेकिन पहले हमारे केवल पर्वत निर्माण के सिद्धांत आया करते थे। अब हमारे पर्वत निर्माण के प्रमुख काल और पर्वतों के प्रकार भी ऐड हुए हैं, तो ये भी ध्यान रखना है हमें। हालांकि बहुत इजी लेसन है, आसानी से कवर हो जाएगा। इसके बाद में समय स्थिति, एरी एवं प्राट की अवधारणा, आइसोस्टेसी कॉन्सेप्ट एंड व्यू ऑफ एरी एंड प्राट, यह पुराना ही लेसन है, ठीक है। इसके बाद में है अर्थ मूवमेंट्स एंड रिलेटेड लैंडफॉर्म्स, यानी कि भू संचलन तथा उससे संबंधित स्थलाकृतियाँ, ये भी पुराना ही लेसन है। हालांकि इसको थोड़ा मॉडिफाई करके यहाँ पर सिलेबस में दिया है, लेकिन वही लेसन है, पुराना लेसन है, यानी कि इसमें भी वही चीज़ें पढ़ेंगे जो हम पहले पढ़ते थे, ठीक है ना। जैसे कि वलन है, भ्रंश है आदि, ठीक है। तो कंफ्यूज ना हो, बहुत इजी लेसन है ये भी। यूनिट थर्ड में हमारे है ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन, जिसमें थ्योरीज ऑफ लोथियन ग्रीन, टेलर एंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ऑफ वैगनर, ठीक है। महाद्वीपों तथा महासागरों की उत्पत्ति, जैसे कि लोथियन ग्रीन के अनुसार पूरा चुंबकत्व, टेलर तथा वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, पूरा चुंबकत्व, सागर नितल प्रसरण तथा प्लेट विवर्तनिकी, ठीक है। इनमें से हमारे वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत पुराना ही है, सागर नितल प्रसरण नया ऐड हुआ है हमारे, और प्लेट विवर्तनिकी भी पुराना ही है। यानी कि लोथियन ग्रीन नया ऐड हुआ है, पूरा चुंबकत्व नया ऐड हुआ है, और टेलर भी नया ही ऐड हुआ है। यानी कि यहाँ पर हमारे जो है वो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत वैगनर का पुराना है और प्लेट विवर्तनिकी पुराना है। ये भी नई यूनिट है, हालांकि इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। और यहाँ से आपके एक तो प्लेट विवर्तनिकी इम्पोर्टेंट है, एक वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इनको ध्यान से कवर कर लीजिएगा आप। इसके बाद में यूनिट फोर्थ है हमारे रॉक्स ओरिजिन एंड टाइप्स, रॉक्स ओरिजिन एंड टाइप्स, यानी कि चट्टानें, उनकी उत्पत्ति और प्रकार। ये भी पुराना ही लेसन है, आसानी से हो जाएगा कवर। चट्टानों के उत्पत्ति और प्रकार लिखने हैं इसमें। वेदरिंग टाइप्स, यानी कि अपक्षय के प्रकार, जिसमें रासायनिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय, जैविक अपक्षय आदि है। ये भी पुराना ही लेसन है हमारे। इसके बाद में मास वास्टिंग, द्रव्यमान संचलन या वृहद संचलन या वृहद क्षरण, किसी भी रूप में हो सकता है यह, ठीक है। इस पर ध्यान देना, ये नया ऐड हुआ है और इसको भी अच्छे से कवर कर लेना। इरोजन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इरोजनल साइकिल, डेविस एंड पेंक, अपरदन चक्र की संकल्पना, डेविस तथा पेंक, ये भी पुराना ही है और आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। इनमें से भी एक अपक्षय इम्पोर्टेंट है यहाँ पर आपके, द्रव्यमान संचलन नया ऐड हुआ है, तो ये भी इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है। और ये अपरदन चक्र की संकल्पना, डेविस और पेंक, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो तीनों को ध्यान से करना। इसके बाद में 5वीं यूनिट है हमारी इरोजनल एंड डिपोजिशनल वर्क्स ऑफ फॉलोइंग एंड स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड रिवर, विंड, ग्लेशियर, अंडरग्राउंड वाटर एंड सी वेव्स, यानी कि निम्न प्रक्रमों द्वारा किए जाने वाले अपरदनात्मक एवं निक्षेपणात्मक कार्य तथा निर्मित स्थलाकृतियों का अध्ययन। ये भी पुराना ही है, बस इसको थोड़ा चेंज करके दिया है यहाँ पर, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। जो पहले हमारे थर्ड यूनिट में लेसन चलते थे फिजिकल ज्योग्राफी में, वही लेसन है सारे के सारे। नदी, पवन, हिमनद, भूमिगत जल तथा सागरीय तरंगों द्वारा निर्मित जितनी भी अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ हैं, उनका अध्ययन करना है यहाँ पर। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। यहाँ से एक क्वेश्चन तो कंपलसरी आता ही है, तो इन 5
प्रक्रमों को ध्यान से पढ़िएगा। बहुत ईजी है, आसानी से याद हो जाएगा। बिंदुओं को मुख्य रूप से याद करें, ठीक है ना। फिलहाल ये फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस यहाँ पर मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो इस सिलेबस को आप लिख सकते हो, और अगर फिर भी आपको कुछ दिक्कत हो इसको समझने में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और जो मुझसे प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में है वो प्रत्यक्ष रूप से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।